नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, एजीआर केस जो मतलब कई दिनों से पेंडिंग था, उसका जो फैसला आना था वो बहुत दिनों से अटका हुआ था। डेट के ऊपर डेट आ रहे थे, लेकिन आज 1 सितंबर 2020 आज की डेट उसका फैसला हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ फैसला निकला, और उस फैसले को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। ताकि मैं जो भी कुछ यहाँ पर आपको बोलूँ वो आपके दिमाग के अंदर तक जाए, ठीक है। और आप एक डिसीजन मेकिंग, जिसको कहते हैं ना फैसला करना, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, लेकिन अगर आपके डिमेट में इन तीन कंपनियों के स्टॉक पड़े हुए हैं, रिलायंस, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, तो आपको क्या करना चाहिए वही मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और वीडियो पूरा देखिएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए आसपास कहीं पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको फिर प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड हो, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सर इतना तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एजीआर के समय सीमा कितना मिला? तो जो समय सीमा है लोन को चुकाने के लिए, जो एजीआर का बकाया है राशि, जो पैसा है उसको चुकाने के लिए कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को समय सीमा कितना मिला? 10 साल का। 10 साल के भीतर भीतर उनको पैसा चुकाना होगा, ठीक है। कैसे करना होगा पेमेंट? पेमेंट कैसे करना होगा? इंस्टॉलमेंट बेस में ये पेमेंट करना होगा। 10% अपफ्रंट पेमेंट आपको करना होगा। ऐसा करके आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। हर साल आपको 10% पैसा देना होगा, 10% करके, ठीक है। किस तारीख को करना होगा पेमेंट? 7 फरवरी 2000, मतलब 2000, मतलब ये वो मतलब 2021 से शुरू हो रहा है, तो 7 फरवरी, हर साल 7 फरवरी को ये पैसा आपको पे करना होगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज विल बिगिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 2021 के 1 अप्रैल से ये जो पैसा चुकाने का जो ये सिलसिला है ये शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब पैसे कब से देने होंगे? 10% करके 1 अप्रैल 2021 से ये जो पेमेंट है इसकी जो चुकाना है, पेमेंट चुकाना वो शुरू करना होगा। एंड द पेमेंट कैन बी मेड इन इंस्टॉलमेंट टिल March 31, 2031। 2031 के मार्च 31 तक ये पैसा चुका देने होंगे, ठीक है। अगर सारा कुछ ठीक ठाक चुका देती है तो इस डेट तक पैसे क्लियर हो जाएंगे, ओके। उसके बाद गारंटी के तौर पे क्या कुछ रखेगी? मतलब जो पैसा चुका नहीं पाएंगी तो क्या कुछ रखेंगी? देखिए, existing bank guarantee given to be kept alive and managing director to give the undertaking to comply with the schedule। तो अगर आप देखेंगे तो 10% का ही सिर्फ पेमेंट हो रहा है, तो मतलब हर साल 10% आपको देने होंगे। तो अगर आप ये सारा कुछ ठीक ठाक दे देते हैं तो आपका जो बैंक की गारंटी है वो सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ रहेगा। और अगर नहीं दे पाते तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई ज़रूर से होगी। लेकिन अमूमन देखिए तो बैंक गारंटी जो कुछ पास है उनका, तो वो सारा कुछ यहाँ पर देने होंगे गारंटी के तौर पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या कुछ डिस्कशन होती है, और एक एक स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वोडाफोन आइडिया, सबसे पहले आपको तीन चीज़ समझनी होंगी। वोडाफोन आइडिया में आपने क्या सोचकर निवेश किया है? सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। प्राइस मत देखिए, 8 रुपये 80 पैसा, प्राइस कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 रुपये 80 पैसे का प्राइस, आपने क्या सोचकर निवेश किया था आज, 5 साल पहले, या फिर कभी भी? जो आपने क्या सोचकर निवेश किया था, ठीक है, उस वो अपने आप से पूछिए। दूसरा चीज़, आपने क्यों बाकी के कंपनियों में निवेश नहीं किया? क्यों आपने वोडाफोन आइडिया को चुना, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में निवेश करने का कारण क्या है, और वोडाफोन आइडिया में ही निवेश करने का कारण क्या है? ये दो सवाल पूछिए। उसके बाद आप कितना पैसा यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं, कितना रिस्क आपने लेके रखा हुआ है, ये भी आप सवाल खुद से पूछिए। अगर ये तीन सवाल अगर आप मतलब आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया आज से आपने 3-4 साल पहले यहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस के ऊपर आपने उस ज़माने में खरीदारी करके रखी थी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था। लेकिन ये एजीआर का जो बकाया है ये तो एक दिन का नहीं है ना, कंपनी ने चुकाया ही नहीं है, कंपनियों ने चुकाया ही नहीं है, तो पैसा तो उनका नहीं है ना, ये पैसा तो उनको देने होंगे।
अब सब सोच रहे हैं कि मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने समय कम दे दिया, 15 साल 20 साल मांग रही थी लेकिन 10 साल दे दिया। हाँ 10 साल दिया है ना, अगर कोई कंपनी चुका पाएगी तो 10 साल काफ़ी है उसके लिए, अगर नहीं चुका पाएगी तो 10 साल क्या 100 साल में भी कोई कंपनी चुका नहीं पाएगी। अगर वोडाफोन में इतना पोटेंशियल है, अगर वोडाफोन में इतना दम है तो वो चुका देगी। लेकिन ये कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, कहाँ से पैसा चुकाएगी? लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। देखिए वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन का जो नेटवर्क सिस्टम है, वोडाफोन का जो नेटवर्क है वो बाकी के एयरटेल और जियो के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये भी आपको समझना होगा। तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा, इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये पैसे कैसे चुकाएंगे, इनकी प्रॉब्लम ये है कि सर्विस कैसे अच्छी तरह से देंगे। अगर सर्विस अच्छी देंगे, अगर सर्विस अच्छी देंगे तो कस्टमर ज़रूर इनके पास रहेंगे। कस्टमर अभी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत है, लेकिन कस्टमर अगर छोड़ के जाते रहे तो पैसे नहीं चुका पाएंगे। अगर कस्टमर को वो पकड़ के रख पाए तो पैसा वो ज़रूर से चुका देंगे, उनका आरपू बढ़ेगा, ठीक है, वो पैसा चुका देंगे। लेकिन अगर वो, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, अगर कोई बंदा यहाँ पर, मैं फॉर एग्जांपल एक 10 साल का एक बच्चा, 10 साल का एक बच्चा, उसको उसको पेट में दर्द है, उसको पेट में दर्द है, डॉक्टर उससे सबसे पहले क्या पूछेगा? डॉक्टर उससे पहले सबसे क्या पूछेगा? डॉक्टर पूछेगा बेटा तूने खाना क्या खाया था, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा बोला कि सर मैंने कुछ नहीं खाया, तो बोलेगा बेटा तुम खाना खा लो, पेट का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी केसेस में क्या हो सकता है कि बेटा तुमने क्या खाया था, उसने बोला कि मैंने ये सारा कुछ फास्ट फूड वगैरह ये सारा कुछ खाया था, तो बोलेगा अब तुम वो खाना कम करो, पेट का दर्द नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, वोडाफोन का जो कस्टमर बेस है यहाँ पर उनके पास खाना ही नहीं है। कस्टमर जो है, जो यहाँ पर जो कंज्यूम करते हैं डाटा, जो यूज़ करते हैं मोबाइल नेटवर्क, तो उनको तो अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है ना। यहाँ पर देखेंगे तो उनका जो 4G नेटवर्क है वो कैसा चलता है, आप खुद से सवाल पूछिए। अगर आप जियो यूज करते हैं और वोडाफोन यूज करते हैं, मैं यहाँ पर वोडाफोन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जियो की तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे साथ जो हो रहा है, मतलब मैंने जो देखा है नेटवर्क यूज करके, वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें जियो में जो स्पीड मिलती है 4G का, वोडाफोन में क्या आपको वो मिलता है? समझने की कोशिश कीजिए। जियो में जो कॉलिंग फैसिलिटी जो आपको जियो में जिस तरह की मिलती है, क्या वोडाफोन में ऐसी मिलती है? अगर मिलती है तो ठीक है, आप वोडाफोन के साथ बने रह सकते हैं। अब वोडाफोन का जो उनका टेलीकॉम बिजनेस है, उनका जो सिम कार्ड है वो यूज कीजिए अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो वोडाफोन आइडिया का मैं अगर स्टॉक की बात करें तो मैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक से आपको निकल जाने की सलाह एक बार के लिए भी नहीं दे रहा हूँ। बहुत कुछ देखना बाकी है भाई, बहुत कुछ देखना बाकी है, ये सारा कुछ तो अभी शुरू हुआ है। लेकिन इनको अगर अपना बिजनेस जो है उसको अगर ठीक तरह से चलाना होगा, अगर इनको जो AGR का जो बकाया है उसको अगर कंप्लीट चुका देना होगा, तो इनको सबसे पहले क्या करना होगा, इनको जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो इनका मेन प्रॉब्लम है, कस्टमर छोड़ के जा क्यों रहे हैं। अगर जियो तो अभी मतलब 1-2 दिन पहले तो नहीं आया था ना, जियो आया मतलब जियो मतलब बहुत पहले से तो नहीं था ना। जियो कितने दिन में 2015-16 के बीच में जियो आया था, ठीक है, 2015 के आसपास, 2016 के आसपास, ठीक है, जियो आया था। तब तो वोडाफोन थे ना, तब तो वोडाफोन थे, तब तो आइडिया भी था, वोडाफोन आइडिया था, वोडाफोन आइडिया दोनों था। तो तब उनके पास से कस्टमर क्यों बिछड़ते हुए जियो के पास क्यों आए भाई? देखिए, अगर कोई अच्छी सर्विस देगा, आप एग्जाम्पल चाहिए, आपको एग्जाम्पल चाहिए, अदरवाइज आप समझेंगे नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पर कुछ गलत बोलूँ तो कमेंट कीजिए, जो भी कुछ कहना चाहते हो आप कीजिए। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा, आप एक सलून में गए हैं, ठीक है, आपको जल्दी है, थोड़ा सा जल्दी है, ठीक है, आप मतलब सलून में गए हैं और देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन आपको देखने के बाद जो सलून, जिसका सलून है, वो कहता है सर बैठिए यहाँ पर 10 मिनट बैठिए, आपका हो जाएगा, ठीक है, 10 मिनट बैठिए, आपका हो जाएगा, आपने तो पहले ही यहाँ पर मतलब फ़ोन करके मुझको बोल दिया था, ठीक है, तो ये सारा कुछ मतलब वो संभाल लेगा। लेकिन वो आपसे क्या करेगा, वो आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपका जो काम है वो हो रहा है, वो बहुत जल्दी हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मतलब ये सोच रहे हैं कि जिनको रहना है रहिए, जिनको नहीं रहना है मत रहिए, ये सारा कुछ मतलब अगर किसी को पकड़ के रखना है तो आप मतलब 10 रुपया ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन सर्विस जो है, क्वालिटी जो है वो अच्छी देनी होगी, वरना लोग रहेंगे नहीं। यहाँ पर लोग डाटा यूज करने के लिए आपका जो मोबाइल रिचार्ज का पैक है, जो यहाँ पर आपका मंथली पैकेज होता है, वो लोग यहाँ पर क्यों करवाते हैं?
कोई अगर किसी को पर डे 2 GB की खपत उसको मतलब रहती है, 2 GB वो हर रोज़ यूज़ करता है, क्या अगर वो 1 GB मतलब 1 GB का पैक यहाँ पर उसने रिचार्ज किया, क्या उसको 2 GB मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पैक में नहीं है। अगर किसी ने 1 GB का डाटा मतलब अगर किसी ने 1 GB का ही रिचार्ज करवाया, लेकिन उस नेटवर्क इतना ख़राब है कि वो 1 GB ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? ये सवाल आपसे खुद से पूछिए। अगर इसका जवाब आपके पास है तो समझ लीजिए कि वोडाफोन को क्या करना होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसको अगर कस्टमर को पकड़ के रखना है, उसको अगर कस्टमर को अपने पास रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, तो उसको पहले अपने 4G नेटवर्क के ऊपर काम करना होगा। मुझको जो लगता है, बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है भाई, ठीक है। मुझे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं कहना। अगर 4G नेटवर्क में अगर वोडा भारती और जियो के साथ उसको यहाँ पर मुकाबले में रहना है, तो उसको सबसे पहले अपना जो उसका जो 4G नेटवर्क है उसके ऊपर खर्च करना होगा, काम करना होगा, ठीक है। नेटवर्क को अच्छा करना होगा, तो ही ये मतलब कंपनी मतलब सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज लोग 2G के लिए तो नहीं रहेंगे ना। 2G तो 3G मतलब 4G के अंदर भी 2G तो यहाँ पर आ जाता है। तो अगर वोडाफोन को रहना है तो उसको सबसे पहले उसका जो यहाँ पर सिस्टम है, उसका जो नेटवर्क है, उसका जो सारा कुछ इंटरनल है, वो उसके ऊपर उसको काम करना होगा, ठीक है। तो ही यहाँ पर कस्टमर रहेंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे लोग मतलब। और अगर देखें तो टेलीकॉम कंपनी मेनली यहाँ पर तीन ही रह चुकी है। तो अगर इसको रहना है, अगर वोडाफोन को रहना है तो उसको खर्च करने होंगे। तो वो कैसे करती है वो सारा कुछ हम लोगों को बाद में आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। भारती एयरटेल, देखिए भारती एयरटेल इसकी बात करें, भारती एयरटेल ने यहाँ पर जब जियो यहाँ पर आया तो भारती एयरटेल को समझ में आ गया कि अगर मुझको जियो के साथ कम्पीट करना है, जियो जिस तरह से प्लान्स वगैरह सारा कुछ ला रही है, अगर मुझको रहना है तो मुझको कम से कम मेरे नेटवर्क को अच्छा रखना होगा। मतलब मेरे साथ कोई ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। कस्टमर को अपने पास सेटिस्फाई रखना होगा कि ये एयरटेल का कस्टमर है, एयरटेल का कस्टमर कहीं मुझको छोड़ के नहीं जाएगा। ये मतलब इसके ऊपर इसने काम किया। और अगर आप देखें तो जियो के बाद अगर किसी के मतलब ज़्यादा कस्टमर सब्सक्राइबर बेस है तो वो भारती के हैं, ठीक है। तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, अगर नंबर गलत हो गया है मतलब तो देख लीजिएगा। तो भारती ने ये चीज़ को समझा तो भारती को मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता। बाकी अभी तक अगर आप देखें तो ये भी दूसरे का स्पेक्ट्रम जो है वो उसको यूज कर रही है, लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर जजमेंट अभी तक नहीं दिया है। तो ये सारा कुछ भी हमको देखना होगा। ऐसा नहीं कि अंधाधुन भारती में हम लोगों को खरीदारी कर लेना है। भारती भी यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वीडियोकॉन, एयरसेल वगैरह ये सारा कुछ जो होता है, आरकॉम, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है उसको ये जियो और भारती एयरटेल यूज करते हैं। और उनके ऊपर जो कर्जा है वो तो कंपनी डूब चुकी है, उनके ऊपर जो कर्जा है वो अगर कहीं ना कहीं इनके ऊपर आ जाता है तो मतलब दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है, तो मतलब देखते हैं क्या कुछ होता है। तो और उसके बाद जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि इसके अंदर क्या आता है, जियो की बात करें तो जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मतलब उसको क्या कहते हैं, रेवुलेशन लेके आया। हर किसी को यहाँ पर डाटा यूज करने का जो आदत है उसको किसने यहाँ पर दिखाया, किसने शुरू किया, रिलायंस जियो ने। हर किसी के पास इंटरनेट पहुंचाया किसने, रिलायंस जियो ने। तो अगर देखें तो ये कंपनी ये तो मतलब इसने ही सारा कुछ सबको सिखाया कि डाटा यूज करो, यूट्यूब यूज करो, इसने ही सिखाया। अगर आप देखिए रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो अभी मतलब सबसे ज़्यादा अगर मतलब मोबाइल डाटा यूज करते हैं कि कोई यहाँ पर तो वो जियो के करते हैं, ठीक है। तो जियो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन आपको ये भी समझना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनका जो पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है ये भी अभी तक है। सिर्फ ये जियो ही नहीं है, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। ये एक बिजनेस नहीं है, इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बिजनेस नहीं है। अब अगर सोचेंगे कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सिर्फ जियो है, ये नहीं सोच के आपको इन्वेस्ट करना है, पूरा बिजनेस को समझना होगा। सिर्फ और सिर्फ जियो को देख के इन्वेस्ट मत कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप आईटीसी में क्या करते हैं, आईटीसी में एफएमसीजी देख के सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, उसका टोबैको जो बिजनेस है उसको भी देखते हैं। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी आपको इनका जो जियो है उसको देख कर निवेश नहीं करना है। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समझाना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको ये सारा कुछ ज़रूर से देखना होगा। बाकी जियो की बात करें तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो मुझको जो नेटवर्क यूज करने में जो सबसे अच्छा लगता है तो वो जियो का ही है। तो मैं पर्सनल ओपिनियन ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर हो सकता है एयरटेल का अच्छा है, वोडाफोन का अच्छा है, या फिर जियो का अच्छा है, या हो सकता है बीएसएनएल का अच्छा है, उनका जो 3G हो। तो हो सकता है क्या है, लेकिन ये सारा कुछ आपको समझना ज़रूरी था। एनएससी के ऊपर कारोबार एक बार देख लीजिए।
एनएससी के ऊपर 1 सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। जो एनएससी के ऊपर वोडाफोन का जो कारोबार हुआ है वो कितना हुआ है, अगर आप देखिए तो नंबर क्या है, 175 करोड़ 45 लाख, 175 करोड़ 45 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। उनमें से अगर आप देखिए तो 46 करोड़ 88 लाख स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 26.72% की, यानी कि 27% की डिलीवरी वोडाफोन आइडिया के अंदर आज की डेट उठाई गई है। डेट क्या है, 1 सितंबर 2020। वीडियो बाद में देखिए काम आएगा, ऐसा नहीं कि ये वीडियो आपको मतलब ये आज के लिए है, 2 दिन 3 दिन के लिए, ये नहीं है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। भारतीय एयरटेल देखिए 7 करोड़ 43 लाख 37,280 स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है और डिलीवरी कितनी उठाई गई, 1 करोड़ 64 लाख। परसेंटेज में निकाले तो 22%, यहाँ पर कितना था 27%, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी कि यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी तो कम है, बहुत लोग हैं यहाँ पर, अभी भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो डिलीवरेबल क्वांटिटी देखकर माल उठाते हैं। वहाँ पर देखिए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1 करोड़ 78 लाख 21,000, डिलीवरेबल क्वांटिटी 27.81% की। तो देखिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। और इम्पैक्ट देखिए एजीआर का जो यहाँ पर फैसला आया उसका इम्पैक्ट, रिलायंस हरे निशान में, भारती हरे निशान में, लेकिन वोडाफोन ये तो लाल ही दिखा रहा है। ये सारा कुछ मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है। अभी अगर ये कंपनियों को रहना है तो सबके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर मतलब दिक्कत है। ऐसा नहीं कि किसी कोई कंपनी एकदम साफ़ सुथरी है, उसके ऊपर कोई कंपनी मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कंपनी का अपना अपना प्रॉब्लम है। रिलायंस की बात करें तो इनका जो पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है, इनका जो ऑयल एंड गैस का बिज़नेस है, वो अगर आप एक बार देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है उसके अंदर। अगर आप भारती की बात करें, भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल का जो एजीआर है और उसके अलावा भी जो इनका आरपीयू वगैरह जो सारा कुछ है, और इनका जो डेट है, कर्जा है, पर्सनल जो कर्जा है इनका, वो सारा कुछ भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी वोडाफोन आइडिया समझ में तो आपको आ गया ही होगा कि क्या कुछ इनका दिक्कत है। तो लेकिन वोडाफोन आइडिया ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया को कोई संभालने वाला नहीं है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की एक सब्सिडरी है, और इस सब्सिडरी में और भी कौन कौन सी कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला कैपिटल, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, पैंटालून फैशन एंड रिटेल्स, तो उसी कैटेगरी में आता है, उसी सब्सिडरी के लिस्ट में ये भी आता है वोडाफोन आइडिया। तो भूलना नहीं चाहिए आदित्य बिरला ग्रुप को। तो क्या कुछ होता है लंबी अवधि में हमको देखना होगा। और मैं क्या सोचता हूँ, देखिए अगर आपको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना है, अगर आप रिस्क ले पाएंगे एक कंपनी में तो लगाइए। अदरवाइज़ मैं आपको, अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो तीनों कंपनी में ही थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। अगर आपको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना ही है तो आप तीनों कंपनी में ही कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक को लेकर बैठ गए, तीनों कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये इन कंपनियों की डिमांड हमेशा रहेगी। अगर एक रहा, 2 रहा, 3 रहा, अगर कोई भी यहाँ पर रहता है तो उसकी डिमांड रहेगी, ठीक है। अगर 3 रहता है तो तीनों की डिमांड रहेगी, एक रहता है एक की डिमांड, तो समझ में आ गया। और अगर यहाँ पर 2 रहता है तो 2 की डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर से चला जाने वाला है। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर रहेगा, ज़रूर रहेगा, मुझको जो लगता है रहेगा। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिले, लेकिन ये जिस फील्ड में अभी कामकाज करती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर और कोई ऑपरेटर यहाँ पर आकर कुछ मतलब मार्केट कर लेगा, ऐसा कुछ भी और पॉसिबल मुझको नहीं लगता हो पाएगा। लेकिन अभी 10 साल की बात करें, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। आपको टिके रहना अगर है तो तीनों कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना है। अदरवाइज़ आप अच्छी और भी कई कंपनियां हैं जहां पर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, ये भी आपको सोचने वाली बात है। बाकी भारतीय एयरटेल भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, निवेश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क समझकर, अपना रिस्क और आप कितना यहाँ पर कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं, ये सारा कुछ समझकर आपको निवेश करना चाहिए। 10 साल का समय दिया है, आप अपने निवेश को भी कम से कम 10 साल का वक्त दीजिए, पैसा ज़रूर से बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा, अपना कोर पोर्टफोलियो जो है वो पहले अच्छे स्टॉक से बनाइए। रिलायंस उस पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, भारतीय एयरटेल भी रहना चाहिए। वोडाफोन की बात करें, वोडाफोन अभी रिस्की स्टॉक की कैटेगरी में रहता है, तो वोडाफोन आइडिया की बात यहाँ पर मैं कोर पोर्टफोलियो बनाने के लिए नहीं करूँगा। बाकी भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप इन दोनों को लेकर कोर पोर्टफोलियो ज़रूर से बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।